कहानी की शुरुआत से हमें पता चलता है कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। हर तरफ मौत और डर फैला हुआ है। इसी हालात में फ्रांसिस अपनी पत्नी आयरिस और अपने 2 बेटों, बड़े बेटे जोशुआ और छोटे लुकास को बचाने के लिए शहर छोड़कर अपने पुराने गांव के फार्म हाउस की तरफ निकलता है। उनकी कार पर लगे खून के निशान साफ दिखाते हैं कि रास्ता कितना खतरनाक रहा है और देश के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फ्रांसिस को उम्मीद होती है कि गांव पहुंचकर उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, लेकिन जैसे ही वे फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, बिखरा हुआ सामान देखकर फ्रांसिस चौंक जाता है। वह अपने माता पिता को आवाज देता है और पिता के कमरे में जाकर देखता है कि वे बिस्तर पर पड़े हैं और उनके हाथ में बंदूक है। फ्रांसिस समझ जाता है कि उसके पिता ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को मार चुके थे। वह पिता की बंदूक और घड़ी अपने पास रख लेता है। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ आधी कटी हालत में जिंदा होती है, दीवार पर सिर मारते हुए बस सॉरी कह रही होती है। अचानक वह फ्रांसिस पर हमला कर देती है, लेकिन मजबूरी में फ्रांसिस उसे गोली मार देता है। बाद में वह अपने माता पिता को दफना देता है और समझ जाता है कि अब वायरस गांव तक भी पहुंच चुका है। इसके बाद जोशुआ फ्रांसिस से कहता है कि स्टोर रूम से जरूरी सामान लेना चाहिए। दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि फार्म हाउस के केयरटेकर ने फांसी लगा ली है। कुछ पल की खामोशी के बाद फ्रांसिस जोशुआ को उसकी कमर से चाबियां लेने को कहता है। डरते डरते जैसे ही जोशुआ चाबियां खींचता है, केयरटेकर का शरीर अचानक नीचे गिर पड़ता है। घबराया हुआ जोशुआ भागकर बाहर आ जाता है। तभी आयरिस उसे डरा हुआ देखकर सवाल करती है और फ्रांसिस समझ जाता है कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ, बस एक मरी हुई लाश जोशुआ पर गिर गई थी। यह सुनकर आयरिस गुस्से में कहती है कि जोशुआ से ऐसे खतरनाक काम मत करवाया करो, लेकिन फ्रांसिस साफ बोलता है कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, वरना कोई भी ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगा। इसके बाद वह अपने छोटे बेटे लुकास को खाने के लिए गन्ने का टुकड़ा देता है। लुकास को खुशी से खाते देख फ्रांसिस खुश हो जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अपने छोटे बेटे का ज्यादा ध्यान रखता है। फिर आयरिस फ्रांसिस को नीचे बने एक बंद कमरे में ले जाती है। उस कमरे को देखते ही फ्रांसिस डर जाता है, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में उसके पिता उसे सजा देने के लिए इसी कमरे में बंद कर देते थे। रात होते ही पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी जोशुआ को एक रेडियो मिलता है और वह उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह जोशुआ को रोक देता है और पहले खाना खाने को कहता है। खाने के दौरान जोशुआ बताता है कि उसकी प्रेमिका एलिस का संदेश आया है। वह अपने परिवार के साथ उत्तर के पहाड़ों में जा रही है, जहां सरकार ने लोगों को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई है। ये सुनते ही फ्रांसिस मना कर देता है और कहता है कि वह किसी भी सुरक्षित जगह पर नहीं जाएगा। उसे लगता है कि वहां लोगों को जानवरों की तरह रखा जाएगा और खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। वह साफ कह देता है कि सभी यहीं रहेंगे, लेकिन आयरिस को उसका यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। रात को आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि जोशुआ से इतनी सख्ती से बात न करे, क्योंकि वह अब बड़ा हो चुका है। उसी रात फ्रांसिस एक भयानक सपना देखता है, जिसमें उसका पिता डरावने रूप में दिखाई देता है। डर के मारे वह अचानक उठ जाता है और आयरिस को कसकर पकड़ लेता है। सुबह बात करते समय आयरिस साफ कह देती है कि उसे इस जगह पर बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। बुरे सपने और आयरिस की जिद की वजह से फ्रांसिस मजबूरी में पहाड़ों वाली सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मान जाता है। परिवार गाड़ी में निकल पड़ता है। रास्ते में वे देखते हैं कि पुल पर कई गाड़ियां खड़ी हैं और रास्ता लोहे की रुकावट से बंद है। फ्रांसिस वापस फार्म हाउस लौटने की बात करता है, लेकिन आयरिस कहती है कि रास्ते का एक हिस्सा अभी भी खुला है। आयरिस गाड़ी से नीचे उतरकर रास्ते पर लगी रुकावट हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाती। तभी अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डर के मारे आयरिस भागने लगती है। उसी वक्त फ्रांसिस गाड़ी से उतरता है, ज़ॉम्बी को गोली मारता है और आयरिस की जान बचा लेता है। लेकिन गोली की आवाज सुनते ही और भी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिसमें बच्चे बैठे होते हैं। फ्रांसिस बिना घबराए चालाकी से सारे ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह वह उनसे बच निकलता है और उन पर हथगोला फेंक देता है। तेज धमाके के साथ सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं और परिवार बच जाता है, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मजबूर होकर सब पैदल ही वापस फार्म हाउस की तरफ लौटते हैं। घर पहुंचकर फ्रांसिस साफ कह देता है कि अब से सब कुछ आयरिस की मर्जी से होगा। अगली सुबह फ्रांसिस अकेले पुल पर गाड़ी लेने जाता है। गाड़ी स्टार्ट होते ही उसके मन में एक बात आती है कि अगर गाड़ी वापस लाई तो आयरिस फिर से यहाँ से जाने की बात करेगी। यही सोचकर वह गाड़ी वहीं छोड़ देता है और वापस लौट आता है। आयरिस जब गाड़ी के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस झूठ बोल देता है कि गाड़ी खराब थी। रात को फ्रांसिस घर की लाइटें और ठंडा करने वाली मशीन ठीक करता है
और बच्चों के साथ हंसने खेलने लगता है। सब नाचते गाते हैं और दूर खड़ी आयरिस उन्हें देखती रहती है। उसे लगता है कि फ्रांसिस अब इस जगह को अपना घर मान चुका है और यहीं रहना चाहता है। कुछ देर बाद जोशुआ और लुकास एक पुराना फोटो एल्बम देखते हैं। एक तस्वीर में वे अपने पिता फ्रांसिस और चाचा डिएगो को साथ देखते हैं। लुकास कहता है कि जोशुआ बिल्कुल चाचा डिएगो जैसा दिखता है। यह सुनकर जोशुआ उलझन में पड़ जाता है। धीरे धीरे जोशुआ को समझ आने लगता है कि फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं बल्कि डिएगो था। यही वजह थी कि फ्रांसिस हमेशा लुकास को ज्यादा प्यार करता था। यह सोचकर जोशुआ और भी शक में पड़ जाता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस उठता है तो वह आयरिस से माफी मांगता है और मान लेता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी उसी की है। यह सुनकर आयरिस भी अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांग लेती है। फ्रांसिस आयरिस को माफ कर देता है और कहता है कि आज से वे सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। वह भरोसा दिलाता है कि अब वे यहीं रहेंगे और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी साथ साथ निभाएंगे। बात खत्म होते ही फ्रांसिस अंडे लेने के लिए बाहर खलिहान की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखता है कि एक पागल कुत्ता मुर्गियों को नोच रहा है। फ्रांसिस उसे भगाने की कोशिश करता है, तभी वह कुत्ता उसके हाथ की कलाई पर जोर से काट लेता है। डर के मारे फ्रांसिस तुरंत घर लौट आता है। आयरिस घबराकर उसके घाव पर पट्टी बांधती है और कहती है कि अब उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वह बताती है कि पागल कुत्ते का काटना बहुत खतरनाक होता है और अगर जहर फैल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। आयरिस अस्पताल जाने पर जोर देती है, लेकिन फ्रांसिस अड़ जाता है और कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। उसके मुताबिक सही इलाज हो जाए तो घाव यहीं ठीक हो जाएगा। इसी बीच जोशुआ बाहर सड़क पर जाकर रेडियो का सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे डेल्टा कैंप के बारे में कुछ सुनाई देता है। वह दौड़कर घर आता है और माता पिता को सब बताता है, लेकिन फ्रांसिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। गुस्से में वह कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। फ्रांसिस मान चुका था कि अब दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। या तो लोग मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन गए हैं। रात के खाने के समय पूरा परिवार फिर डेल्टा कैंप की बात करता है। फ्रांसिस सबको समझाता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके हिसाब से यही जगह सबसे सुरक्षित है और उन्हें यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह जोशुआ अपने पिता के पास आता है और कहता है कि वह भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। वह बताता है कि अब वह बच्चा नहीं रहा और उसे अपनी आजादी चाहिए, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने फैसले खुद ले सके। वह यह भी कहता है कि कभी कभी परिवार को बचाने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है। जब वह जोशुआ से पूछता है कि क्या वह ऐसा कर सकता है, तो जोशुआ जवाब देता है कि अगर परिवार की रक्षा के लिए जरूरी हुआ तो वह यह भी कर सकता है। जोशुआ की हिम्मत परखने के लिए फ्रांसिस उसे बाहर खेत में ले जाता है। वह निशाना लगाता है और उसे गोली चलाने को कहता है। जोशुआ कई बार कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। फ्रांसिस गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अगर वह परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी बातें करना बंद करे। डर के बावजूद जोशुआ गहरी सांस लेता है और गुस्से में गोली चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर आयरिस लुकास के साथ बाहर आती है और गुस्से में फ्रांसिस को रोकने को कहती है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। देखते ही देखते एक नहीं बल्कि कई ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फ्रांसिस चिल्लाकर सबको भागने को कहता है। सब घर के अंदर भागते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और भारी सामान लगाकर रास्ता रोक देते हैं। ऊपर जाकर वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी पूरे घर को घेर चुके हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रांसिस समझ जाता है कि अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं है। तभी अचानक बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है।